हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर मेंस। इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हमने देख रखा था। इसमें सबसे पहले क्या देखना है हमें, मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वीट, राइस, मेज़, मिलेट, जूट, कॉटन। यार ये सब फाइबर क्रॉप्स में आ गए और ये सब मेन क्रॉप्स में आ गए। बिवरेजेस की बात की जाए ड्रिंक्स में तो टी एंड कॉफ़ी है स्पेशली। इन सब डिटेल में जाने से पहले हम इंडिया के देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स हैं और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, लाइक रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। ये देखिए मेजर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद। आपने सुना होगा, पहले भी जाना होगा। आज थोड़ा सा इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूज़न रहा है, अभी भी बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, क्रॉप्स और एग्रीकल्चर बोरिंग सब्जेक्ट भी बहुतों को लगता है। तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो खरीफ, सबसे पहले खरीफ से शुरू करते हैं। खरीफ सीज़न क्या है कि आप तो सबसे पहले खरीफ को ये इंटरलिंक करो राइस से, ठीक है। दूसरा चीज़, ये एक सोन है, दूसरा हार्वेस्टेड है। मतलब एक तो आप बीज लगाते हो और दूसरा बीज मतलब जब क्रॉप पक जाती है तो उसको कटिंग किया जाता है। तो ये क्या है, सोन इन जुलाई, हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। मतलब जुलाई में इसकी बीज लगती है, धान की खेती, ठीक है। तो खरीफ में अगर राइस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जैसे ही खरीफ से इसको राइस से कनेक्ट करोगे ना तो रबी अपने आप वीट से कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही रबी और खरीफ आपका समझ में आया ना तो जायद भी समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि इंडिया में जो होता है, इंडिया में सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग होती है। मतलब एक छोटा लैंड है, वहाँ पर मोर देन 2 क्रॉप्स या मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर। मतलब उसी ज़मीन पर हम एक क्रॉप से ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं। तो ये इंडिया का पैटर्न है। तो इंडिया में अगर जुलाई में हम बीज लगा रहे हैं, जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में मॉनसून आता है। आपको पता है कि मॉनसून जिस क्लाइमेट की वजह से इंडिया जाना जाता है, तो जुलाई में अगर इंडिया में बारिश हो रही है मॉनसून की वजह से, उस समय धान का बीज लगाया जाता है। और इतना आप समझिए कि जो राइस कल्टीवेशन होता है ना, वो वाटर लॉगिंग एरिया में होता है। आप ये देखिए राइस कल्टीवेशन कहाँ गया, ये देखिए राइस कल्टीवेशन। राइस का मतलब ही है कि वाटर लॉगिंग एरिया, पूरे पानी में ही धान रोपा जाता है। तो जैसे ही आप इसको लिंक करोगे ना तो सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो जुलाई में हमने क्या किया कि बीज लगा दिया, किसका, राइस का। और फिर 3 या 4 महीने में ये हार्वेस्ट हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो 3 महीने बाद अक्टूबर में हमने क्या किया, इसको कट कर लिया। मतलब पहले तो बीज लगाई थी, उसके बाद से धान आ गया और ये धान की हमने कटिंग कर दी। तो अब क्या हुआ कि वो खेत, वो प्लॉट जो है वो फिर से खाली हो गया। अब देखिए अक्टूबर के बाद हम क्या करते हैं, इसी खेत में अक्टूबर में रबी की क्रॉप लगा देते हैं। रबी को आप इंटरलिंक करिए वीट से, मतलब गेहूं से। तो क्या करते हैं, अक्टूबर में हम यहाँ फिर क्या लगा देते हैं, गेहूँ। और गेहूँ को क्या होता है, इसको फिर दिसंबर में हम इसको, अक्टूबर से दिसंबर में हम इसे लगाते हैं। जब धान का वो मतलब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, खरीफ को, राइस को कट कर लिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में इसका बीज लगाते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, अप्रैल से जून में। मतलब वही 3-4 महीने का समय हो गया। अब जब अप्रैल और जून में जब ये गेहूं कट के तैयार हो गया, अब आप देखिए जुलाई में फिर से हम राइस की बीज को लगा सकते हैं, धान के बीज को हम लगा सकते हैं या रोप सकते हैं, सो कर सकते हैं। तो आप देखिए 2 से 3 महीने का इसमें गैप है।
क्योंकि अप्रैल से जून में ये कटेगा। मान लो कि अप्रैल में कट गया और जून जुलाई में आप इसको खरीफ के जो सीड हैं उनको सोन करोगे, तो जो 2 से 3 महीने का टाइम होता है ना, उसमें ये ज़ायद क्रॉप्स किए जाते हैं। सोन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च एंड जुलाई, बिटवीन रबी एंड खरीफ। समझ में आ रहा है? जब रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है ना, इस बीच में मार्च और जुलाई के बीच में ज़ायद क्रॉप्स को सोन भी किया जाता है और हार्वेस्ट भी किया जाता है। इसमें एग्जांपल्स में आते हैं सीजनल फ्रूट्स, लाइक आपका कुकुम्बर हो गया, आपके जो भी सीजनल क्रॉप फ्रूट्स होते हैं, जिस सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं? ज़ायद क्रॉप्स में आ जाते हैं। तो मतलब क्लियर हो रहा है क्या पिक्चर? कोई आपको, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब कितना समझ में आ रहा है। खरीफ को आप इंटरलिंक करो राइस से, जून जुलाई में उसे सोन करो, हार्वेस्ट करो सितंबर अक्टूबर में उसी प्लॉट पे। फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी क्रॉप्स यानी वीट को आप सोन करो, और इसकी हार्वेस्टिंग कब करो? अप्रैल से जून में। और फिर इसी प्लॉट में जो 2-3 महीने का समय बचा, उसमें आप ज़ायद क्रॉप्स का कल्टीवेशन करो। क्लियर है? आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे रबी में वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। खरीफ में राइस, मेज़, ज्वार, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन। एंड ज़ायद में क्या हो जाएगा? सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये सब आ जाएंगे। ये किस किस एरिया में है? ऑलमोस्ट आप समझिए कि नॉर्थ इंडिया में तो होता ही होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरा नॉर्थ इंडिया में रबी और खरीफ तो फेमस हैं। खरीफ क्या होता है? जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया हो, जिस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ दलदली थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर चावल बहुत अच्छा होता है। जैसे असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा एंड सो ऑन। एंड ज़ायद क्रॉप्स तो मोस्टली जगह हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न स्टेट्स में पूरा ही ये क्रॉप्स मैक्सिमम होता है। अगर सदर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, तो वहाँ कॉटन क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होता है ना, वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कॉटन क्रॉप्स के लिए। अब हम आते हैं मेजर क्रॉप्स की तरफ। देखिए राइस की बात करें तो राइस को क्या चाहिए? इसको तो नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। मैंने बताया था राइस को आप पानी से इंटरलिंक करो। तो ये क्या है कि स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का। ट्रॉपिकल तो इसलिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब सब ट्रॉपिकल के भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे राइस स्टेपल फूड है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन। अब आपको समझ में आया कि जून जुलाई में ही राइस को यानी खरीफ क्रॉप्स को क्यों सोन किया जाता है? बिकॉज ऑफ मॉनसून, बारिश बहुत अच्छी होती है, वो टाइम सूटेबल होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। दूसरा देखिए वीट की बात करें तो इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और जब बारिश होती है थोड़ी बहुत, तो उस समय क्या होता है? वीट को सोन किया जाता है, और हार्वेस्ट करने के टाइम ब्राइट सनशाइन हो। तो आप समझ सकते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है कि अप्रैल से जून का जो समय होता है वो हार्वेस्टिंग का समय सही हो गया वीट का। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कनाडा, अर्जेंटीना। इन इंडिया इट्स ग्रोन इन विंटर। क्यों? आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए वीट के लिए। मिलेट्स क्या होता है? कोर्स ग्रेन्स होते हैं एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। जहाँ आपको राइस जो है वो क्ले सॉइल चाहिए, लेकिन मिलेट्स के लिए क्या चाहिए आपको? मिलेट्स के लिए आपको सैंडी सॉइल चाहिए। इट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। इसके लिए हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। आपने वेस्ट इंडिया में सुना होगा बाजरे की रोटी। अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। ये सब भी हैं जो मिलेट्स को वो करते हैं, सोन और कल्टीवेट करते हैं।
मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। ये सब आप देखने लेना कि हाँ कौन से क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। जूट के लिए आपको, जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। जूट के लिए तो एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में और इस बिहार की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में बहुत ज़्यादा होता है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट भी बारिश बहुत ज़्यादा, उसको रेनफॉल चाहिए बहुत ही ज़्यादा। कॉफ़ी और टी हमारे बेवरेज हो गए। कॉफ़ी में अगर बात करें तो ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है, और टी की बात करें तो टी लेबर इन लार्ज नंबर इज टू केन्या, इंडिया, चाइना। केन्या, इंडिया, चाइना जो है वो टी प्रोडक्शन, स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें तो असम और दार्जिलिंग फेमस है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को है उसको बढ़ाना। जैसे ही आप उसको बढ़ाते हैं, टू एफर्ट्स टू इंक्रीज़ फार्म प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये कई तरीके से हो सकता है। एक तो इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, मान लीजिए कि आप इतने दूरी में खेती करते थे, कल को आज आप इतने दूरी पे कर रहे हो तो बढ़ाना, इससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एक चीज़ समझते हैं हम, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है कि अगर हमने एरिया बढ़ाया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। मान लो आप 5 टन्स राइस करते थे, अभी क्या कर रहे हो आप 50 टन्स कर रहे हो, तो प्रोडक्शन तो बढ़ा। बट प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि आपने 1 हेक्टेयर लैंड पर कितना प्रोड्यूस किया। अगर 1 हेक्टेयर लैंड में आप 5 टन्स कर रहे हो और वही आप बाद में किसी भी रीज़न से, या तो टेक्नोलॉजी हो या तो आपने कैपिटल इंटेंसिव कुछ अपनाया हो, तरीका अपनाया हो, 5 टन से आपने 8 टन पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन हुआ राइस का, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी चेंज हुई। मतलब 1 हेक्टेयर में पहले आप 5 टन उत्पादन करते थे और अभी आप 8 टन उत्पादन कर रहे हो, तो यहाँ तो प्रोडक्टिविटी चेंज हुई, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन चेंज हुआ। तो प्रोडक्टिविटी भी चेंज करनी चाहिए, तब जाके आपका एग्रीकल्चर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो क्रॉपिंग एरिया को आप बढ़ा दो। नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन, मतलब एक साल में अगर आप एक क्रॉप ग्रोन करते हो तो आपको कम प्रॉफिट होता है। उसी पे अगर आप 2 क्रॉप्स करते हो तो पैटर्न चेंज होता है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप 3 कर रहे हो तो और ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये होता है कि आप नंबर ऑफ़ क्रॉप्स को बढ़ा सकते हो। साइमल्टेनियसली भी आप कर सकते हो इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, ये एक क्रॉप है, ये एक क्रॉप है, ये दूसरा क्रॉप है, ये दूसरा क्रॉप है, तो इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हो, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा सकते हो। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी में आपने ड्रिप इरिगेशन किया, कुछ वाटर का नया ही टेक्निक अपनाया, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ आप चेंज कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आप ला सकते हो। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से क्या होता है कि आपके एक तो यील्डिंग ज़्यादा होती है और दूसरा जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं वो भी नहीं रहते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए आपको पता है कि तो कहाँ पहले नहीं होता था। मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कुछ आप मैकेनाइजेशन कर दिए, कुछ नए टूल्स लाए, नए तरीके से आपने वो किया, एग्रीकल्चर किया। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ इंक्लूड टू फूड सिक्योरिटी। अब एक ये एकदम बड़ा ही टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि हमारे कंट्री में अगर 130 करोड़ पीपल हैं तो सबके पास फूड अवेलेबल होना चाहिए, फूड एफोर्डेबल होना चाहिए और फूड एक्सेसिबल होना चाहिए। इसीलिए तो काम करता है ना FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्यों बनाता है? जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको बफ़र में रखा जाता है, बफ़र स्टॉक करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी हो। हमारे इंडिया में आपको सुन के आश्चर्य होगा, जब आज़ादी हुई थी उस समय सबके लिए फूड अवेलेबल नहीं था। बहुत ज़्यादा गरीबी से जान जाती थी, भूख से जान जाती थी लोगों की।
तब तो आया ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराई। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो एफोर्डेबल, दूसरा एक्सेसिबल और तीसरा अवेलेबल। अवेलेबल, एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, इस तीनों को जस्टिफाई कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट इसलिए चाहिए ताकि हम फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सके। हम सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन एयर, वाटर एंड फूड, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। क्लोथिंग भी है, बट एयर, वाटर एंड फूड, रोटी कपड़ा मकान, आपने सुना होगा। तो अब आते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमने देखा एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स। इसमें 2 फार्म्स की बात की गई है। इतना ज़्यादा ऐसे तो नहीं जाऊँगी, थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें कंपैरिजन किया गया है, एक इंडिया के फार्म का और एक यूएसए के फार्म का। ये इंडिया का है। आपको पता है कि इंडिया में जो फार्म होता है, फार्मिंग होती है, वो मोस्टली क्या है, मोस्टली लेबर इंटेंसिव है, मतलब मज़दूर ज़्यादा, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव कम है, मतलब कैपिटल का यूज़ बहुत कम होता है। वहीं अगर बात यूएसए के फार्म की बात की जाए तो ये यहाँ पर किसानों की ऐसी स्थिति नहीं है कि अरे यार ये किसान है, अरे यार ये खेती कर रहा है, मतलब पीजेंट नहीं है। यूएसए के फार्मर बहुत रिच होते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि रिचनेस नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए। इंडिया में क्या है कि 86%, अराउंड 86% फार्मर्स क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब होता है कि इनकी जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स अगर एवरेज किसान की बात की जाए। वहीं यूएसए के फार्मर की बात की जाए तो एवरेज 250 से 300 हेक्टेयर पर किसान के पास है। आप अंतर समझिए कितना बड़ा है, 250 से 300 हेक्टेयर होना लैंड, और वहीं लेस देन 2 हेक्टेयर्स होना, बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या है, किसान छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं और उनके पास ज़्यादा पूंजी भी नहीं है, तो वो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कराते हैं। मतलब अगर ये एक प्लॉट है इंडिया में, तो एक प्लॉट पे 4 से 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 4 से 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वही 3 पैटर्न कर रहे हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ैद क्रॉप्स, और उसमें लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कि मान लीजिए इस प्लॉट में ज़रूरत थी 2 से 3 लोगों की, लेकिन लगे हुए हैं 4 से 5, तो 1 से 2 लोग तो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, बट इसीलिए क्योंकि उनकी फैमिली सर्वाइव कर रही है। चलो भाई, पूरे प्लॉट पे खेती होती है तो घर चल रहा है, या फिर परिवार के खाने के लिए आ रहा है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है कि मोर कैपिटल इंटेंसिव है, मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। जितना हम लोग टेक्नोलॉजी इंडिया में गवर्नमेंट यूज़ करती है क्रॉपिंग के लिए, उतना तो यूएसए का किसान खुद के लिए कर लेता है। सपोज़ करिए सैटेलाइट है, अगर अर्थ से सैटेलाइट भेजी गई है तो सैटेलाइट क्या करता है, उसके इमेज को बनाता है, इंडिया की इमेज को बताता है कि भाई यहाँ पर इतना क्रॉप राइस का है, इतना क्रॉप वीट का है, ये सब सर्वे होता है, तो ये गवर्नमेंट डेटा जारी करती है। बट यूएसए में तो खुद किसान पता करता है कि अरे यार, मतलब सैटेलाइट से ऐसे है वैसे है। बहुत टेक्नोलॉजी के मामले और कैपिटल इंटेंसिव के मामले में बहुत आगे है यूएसए। तो ये कंपैरिजन किया गया है कि इंडिया की एक फार्म कैसे काम करती है, अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन द यूएसए। यहाँ देखिए, इसका जो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा है हेलीकॉप्टर से हो रहा है, कैन यू इमेजिन। और हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग खुद से करते हैं इंडिया में, या फिर बुलोक कार्ट से प्लोइंग हो रही है। अब तो खैर ट्रैक्टर का यूज़ होता है, लेकिन एक मतलब यहाँ का जो लैंड है और जो लैंड होल्डिंग है और जो एक यूएसए की लैंड होल्डिंग है, बहुत ही अंतर है।
अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी यही स्थिति है। एक आपने वर्ड सुना होगा चकबंदी का। चकबंदी मतलब होता है कि अगर एक फार्मर की लैंड होल्डिंग अलग अलग जगह पर है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक करके और एक जगह प्लॉट्स दिया जाता है। मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, इसका एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या ये खेती कर पाएगा? यही अगर टुकड़ा सब मिला के कहीं एक जगह होता तो शायद कुछ खेती कर भी पाता, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े होने की वजह से वो खेती नहीं कर पाता। तो सरकार चकबंदी में क्या करती है कि ये सारे लैंड होल्डिंग को उसको मिलाती है और मिला के कहीं एक जगह उसके फार्म को देती है। इसी का नाम है चकबंदी, जो भारत में भी होता है, जो बिहार में भी हो रहा है। तो ये फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है ये, क्योंकि मैंने जो बताया वो आपको प्रॉब्लम्स भी हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और सिनेरियो क्या है, इंडिया के सिनेरियो क्या है, यूएसए का सिनेरियो क्या है। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे तो ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो भारत है अभी भी उसका 2/3 पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे रिलाई करता है। भले हम जीडीपी में बात करें तो एग्रीकल्चर का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, सर्विसेज ज़्यादा हैं प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन अभी भी तो हमारी बहुत मेजर पॉपुलेशन उसी पे डिपेंड है। तो हमें कुछ ना कुछ तो देखना ही होगा, उसका समझना होगा, उसके प्रॉब्लम्स को समझनी होगी और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि आप जब तक किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एग्रीकल्चर। आई होप मैंने कुछ तो नया सिखाया होगा आपको। यदि सिखाया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नया चैनल है, फुल सपोर्ट करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।